हेलो दोस्तों, आप सबका इस नई जो सीरीज़ में लेकर आया हूँ उसमें आपका स्वागत है। ये साइंस टेक वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ है। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमें आप वीकली बेसिस पे करंट अफेयर के टॉपिक्स बताइए और उस टॉपिक पर जिस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में भी आप एक सीरीज़ चलाइए। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग साइंस टेक का जो भी करंट अफेयर आएगा वीक में, जैसे कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है 5 अगस्त टू 10 अगस्त। ये तारीख के बीच में जो भी करंट अफेयर्स में स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उन आर्टिकल्स पर जो क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज जो बन सकते हैं, उसी को हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही दोस्तों इस सीरीज़ में जो भी टॉपिक्स है जो हमारे बेसिक साइंस से कनेक्टेड है, जहाँ पे हमें बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक्स पर भी क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसमें जो आज हम लोग करंट अफेयर में जो साइंस टेक से रिलेटेड आर्टिकल्स है, जो उस पर बेस्ड एमसीक्यूज है, जिन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो फाइल है आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रफुल के _साइंस एंड टेक। इस चैनल पर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग आज अपना सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इस वीक में करंट अफेयर में एक नई राइस वैरायटी के बारे में बताया गया था और उसके लिए ही एक हर्बिसाइड को डेवलप किया गया था। अब क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ हर्बिसाइड दैट कैन बी स्प्रेड ऑन अ न्यूली डेवलप्ड राइस वैरायटी टू कंट्रोल वीड। अभी जो न्यूली डेवलप आइकर की जो राइस वैरायटी है उस पर कौन सा हर्बिसाइड स्प्रे किया जा सकता है जो खरपतवार को यानी वीड को मार देगा। अब दोस्तों बहुत सारे हर्बिसाइड्स है, उनमें से कुछ एक है जो आप राइस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे सामने जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है वो है इमेजिथैपर, सेकंड है दोस्तों ग्लाइफोसेट, सेकंड है दोस्तों 2,4-D, लास्ट है दोस्तों एट्राजाइन। अब ये चारों की चारों हर्बिसाइड्स है। अब ये चारों हर्बिसाइड्स में से आप राइस पर कौन सा हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 इमेजिथैपर। ये एक हर्बिसाइड है जो आप राइस पर स्प्रे कर सकते हो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, और ये आपकी राइस वैरायटी को डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा। अब दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड कैन बी कंट्रोल बाय इमेजिथैपर इन राइस। अब इमेजिथैपर को हम लोग राइस में यूज़ कर सकते हैं, पर भाई राइस में कौन सी ऐसी वीड है जिसे ये कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों हमारे सामने 4 ऑप्शन जो है वो है इकोनोकोला कोलोना, जिसे जंगली चावल भी बोला जाता है। दूसरा है साइप्रस रोटुंडस, जिसे मोथा भी बोला जाता है। तीसरा है दोस्तों ट्रायंथेमा पर्टिकुलेक्स्ट्रम, जिसे पत्थर छतरा भी बोला जाता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, D। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो है ऑल ऑफ द अबव, D। अब ये इन तीनों प्रकार की हर्बिसाइड्स को इमेजिथैपर कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हो वो इमेज है जंगली चावल की, जो चावल में एक वीड की तरह, राइस में एक वीड की तरह काम करता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग इमेजिथैपर ये हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये रिलेटेड है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिस पर हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों इस वीक में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। सो हु पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। इस एक्सरसाइज में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों ओनली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ओनली रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ऑप्शन 4 ओनली इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ये जो एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ओके, ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज हुई थी जिसमें 20 से ज़्यादा कंट्रीज की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ और 20 देशों की एयरफोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये यहाँ पे दो जो एयरफोर्सेस है वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने का काम करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वीक में एक टॉपिक आया था कि जियोथर्मल एनर्जी पर एक टॉपिक आया था। तो चलिए जान लेते हैं कि भाई व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। तो दोस्तों एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम सनरेज, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम अर्थ्स इंटरनल हीट। सेकंड ऑप्शन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम विंड एंड वाटर।
देन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से जीवाश्म ईंधन से इसे उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम अर्थ्स इंटरनल हीट, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम अर्थ्स इंटरनल हीट। अब दोस्तों आपने हॉट स्प्रिंग के बारे में सुना होगा। अब ये जो हॉट स्प्रिंग्स है इनसे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यहाँ पे एक पावर प्लांट सेटअप करके उनकी जो भाप जो है, ओके, इवेपोरेटेड वाटर वेपर जो है उसे कैप्चर करके हम लोग टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों ये भी करंट में चालू है। इस साल में जो भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होगी उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिएगा पूगा वैली लद्दाख, पूगा वैली करके लद्दाख में एक इंडिया जो है जियोथर्मल पावर प्लांट बना रहा है, जिस पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। और इसे कौन बना रहा है दोस्तों, तो इसे ओएनजीसी बिल्डअप कर रही है लद्दाख में। अब ये टॉपिक करंट में भी है तो आप इसका कनेक्शन याद रखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक फिजिक्स की बेसिक कंसेप्ट पर है, जैसा कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चंस में। तो दोस्तों व्हाट इज द कॉज ऑफ एयर प्रेशर। भाई जो भी एयर प्रेशर हम लोग फील करते हैं, आपने नाम भी सुना है बहुत बार एयर प्रेशर का। तो एयर प्रेशर का कॉज क्या होता है, वायुदाब का कारण क्या होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के पहला ऑप्शन है कि भाई अब्सेंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन द एयर, एयर में एटम और मॉलिक्यूल अब्सेंस होते हैं उसके वजह से एयर प्रेशर होता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन द एयर दैट हीट अस कंटिन्यूअसली, एयर में एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जो हमें कंटिन्यूअसली हीट करते रहते हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर, लास्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्यू। तो भाई हमारे सर के ऊपर जो पूरा एयर का एक कॉलम है जिसमें बहुत सारी गैसेस है, आपने पढ़ा है ट्रोपोस्फियर में भी बहुत सारी गैसेस होती है। तो ये गैसेस हमारे ऊपर जो एक वेट क्रिएट करती है, एक प्रेशर जो क्रिएट करती है, इसे हम लोग दोस्तों एयर प्रेशर बोलते हैं। इसलिए एयर प्रेशर का कॉज जो है वो ये है कि हमारे सर के ऊपर जो एयर का कॉलम है उसका जो वेट हमारे पर आता है, जो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसे ही हम लोग दोस्तों एयर प्रेशर बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर इन डेली लाइफ। इनमें से कौन सी एप्लीकेशंस है एयर प्रेशर्स की जो हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कार ब्रेक्स, कार ब्रेक में एयर प्रेशर यूज होता है। सेकंड ओनली प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में एयर प्रेशर यूज होता है। तीसरा ओनली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। एयर प्रेशर जो है प्रेशर कुकर में उसी के भरोसे पे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वाटर का, जो नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस है वो 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जिससे हमारा खाना जल्दी पक जाता है। हमारी बॉडी में भी ब्लड प्रेशर है भाई, जो 120/80 Hg के नाम से हम लोग मेजर करते हैं, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल एयर प्रेशर होता है। कार ब्रेक्स, कार के जो ब्रेक्स हम लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों, उसमें भी एयर प्रेशर को यूज़ किया जाता है। तो ये एयर प्रेशर की डेली लाइफ की एप्लीकेशंस थी। अब दोस्तों ओजोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। अब ओजोन आप जानते हैं कि भाई स्ट्रेटोस्फीयर में भी एक ओजोन मिलता है और एक ग्राउंड लेवल पे भी ओजोन मिलता है। अब इसी टॉपिक पर करंट अफेयर में कुछ आर्टिकल्स आए थे, तो चलिए उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं इनमें से गलत वाला कौन सा है तो बताइए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें कि भाई ओजोन एट ए ग्राउंड लेवल इज़ अ हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट। ओजोन जो ज़मीनी स्तर पर होता है भाई वो हानिकारक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ओजोन इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल। ओजोन जो है ये रंगहीन गैस है और जिसमें तीखी और परेशान करने वाली गंध होती है। ऑप्शन 3 ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड थ्रू इंटरैक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पर जो ओजोन फॉर्म होता है उसके पीछे का रीज़न जो होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रस के ऑक्साइड्स और वोलाटाइल कंपाउंड होते हैं, और वो सनलाइट में ओजोन को फॉर्म करते हैं। यह है तीसरा स्टेटमेंट। चौथा ओजोन एट ग्राउंड लेवल हैज़ नो हेल्थ इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। जो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होता है उसका ह्यूमन हेल्थ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होता है, ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होता है उसका हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। जैसा कि पहले स्टेटमेंट में बोला है कि भाई वो हानिकारक है,
और उसकी स्मेल भी जो है बहुत तीखी होती है। तो हमारे हेल्थ पर ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है, ज़मीनी स्तर पर जो ओजोन होता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सी हॉर्सेस के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत बार पूछा भी था आपने और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों सी हॉर्स के बारे में ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और थोड़ा बहुत सी हॉर्स के बारे में भी सुन लेंगे। तो व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ सी हॉर्स। ठीक है दोस्तों, सी हॉर्स के बारे में हमें क्वेश्चन आया है कि भाई उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या यूनिक चीज़ है, कौन सी अनोखी चीज़ है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि फीमेल सी हॉर्स गेट प्रेग्नेंट, जो फीमेल सी हॉर्स जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मेल सी हॉर्स एंड सी ड्रैगन्स गेट प्रेग्नेंट, मेल सी हॉर्स जिन्हें सी ड्रैगन भी बोला जाता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बोथ मेल एंड फीमेल गेट प्रेग्नेंट। चौथा ऑप्शन है दोस्तों सी हॉर्स लाई एग आउटसाइड देयर बॉडीज, सी हॉर्स जो है वो बाकी फिश की तरह भी एग्स जो है वो आउटसाइड बॉडी लाई करती है। अब दोस्तों ये जो 4 ऑप्शंस है इनको केयरफुली पढ़िए और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2, जो नर समुद्री घोड़े हैं, जो मेल सी हॉर्स है दोस्तों वो प्रेग्नेंट होते हैं। ये इसके बारे में एक यूनिक फीचर है जिसको आप ध्यान में रखोगे और जिस पर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको सी हॉर्स अभी दिख रहा होगा, ये जो इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सी हॉर्स की इमेजेस है। अब सी हॉर्स की रिप्रोडक्शन सिस्टम ना ये बाकी एनिमल के कंपैरिजन में बड़ी यूनिक है। सी हॉर्स में जब मेल और फीमेल मेट करते हैं तो इनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ही यूनिक है। इसमें फीमेल जो होती है ना वो उसकी ये जो पूंछ होती है यहाँ पे एग रिलीज कर देती है और जो मेल स्पर्म्स जो है वो उसे फर्टिलाइज करके यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलप होती है। दोस्तों मेल सी हॉर्स में एम्ब्रियो डेवलप होता है और जब उन बच्चों की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो मेल सी हॉर्स जो है ऐसे उन्हें रिलीज कर देता है। तो दोस्तों सी हॉर्स के बारे में आप याद रखिएगा कि इसमें यूनिक फीचर ये है भाई कि ये मेल प्रेग्नेंट होता है और मेल जो है वो बच्चों को बर्थ देता है। अब दोस्तों फिर जो कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि भाई सी हॉर्स जो है, ठीक है, अब ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, सी हॉर्स क्या मैमल्स है, जैसे अपनी सी काउ जो है वो मैमल्स में आती है, तो क्या सी हॉर्स भी मैमल्स में आता है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पढ़िए इसको और इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ पाइप फिश फैमिली। पाइप फिश फैमिली का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों सी हॉर्स, दूसरा है पाइप फिश, तीसरा है सी ड्रैगन और चौथा है दोस्तों शार्क। अब आप बोलोगे ये पाइप फिश फैमिली क्या होती है। तो दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है पाइप फिश फैमिली की। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में अभी आप याद रखोगे कि भाई शार्क जो है वो पाइप फिश फैमिली से बिलोंग नहीं करती, पाइप फिश फैमिली से शार्क बिलोंग नहीं करती क्योंकि शार्क जो है ये मैमल है। ओके, और जो अब वो तीनों ऑप्शंस है कौन से, सी हॉर्स, पाइप फिश और सी ड्रैगन। अब सी ड्रैगन भी में भी मेल प्रेग्नेंट होता है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों पाइप फिश फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ से एक पॉइंट याद रखोगे कि भाई शार्क तो मैमल है पर सी हॉर्स जो है ये मैमल नहीं है, सी काऊ मैमल है। ओके दोस्तों, आई होप यू फाउंड दिस टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। सी हॉर्स के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी एक थोड़ा एनर्जी रिलेटेड टॉपिक भी आया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे रिपीटेटिव है, पर चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार टॉपिक को। तो दोस्तों इंडियाज टारगेट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी, इंडिया का जो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का टारगेट 2030 तक के कितना है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हम 2030 तक इंडिया कितना प्रोड्यूस करने का टारगेट लेके चल रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 400 गीगावाट, सेकंड ऑप्शन है 450 गीगावाट, थर्ड ऑप्शन है 500 गीगावाट, लास्ट ऑप्शन है 550 गीगावाट। अब इसका आंसर आप सबको तो याद ही हो गया होगा, एकदम रटा रटाया हो गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 500 गीगावाट। इंडिया ने टारगेट क्या रखा है, इंडिया ने टारगेट रखा है कि भाई हम 2030 तक के 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनर्जी जो है वो ग्रीन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। और जो क्या होगा तो वो हमारा 50% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन होगा। मतलब 2030 तक इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो है दोस्तों 1000 गीगावाट, और उसमें से 500 गीगावाट जो है वो आएगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से।
तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि भाई हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज प्लान्ड टू अचीव अ रिन्यूएबल टारगेट। अब ये जो रिन्यूएबल टारगेट है हमारा 500 गीगावाट का, इसे अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन है 1.44 लाख करोड़, 2.44 लाख करोड़, 3.44 लाख करोड़ और 4.44 लाख करोड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2.44 लाख करोड़। ये इन्वेस्टमेंट टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है तो इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। चलिए दोस्तों फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट माइलस्टोन हैज इंडिया अचीव्ड इन अ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। दोस्तों इस वीक में इंडिया ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये कि भाई हमने अभी तक के मतलब हम लोग आज की डेट में कितनी गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाते हैं, ये एक टारगेट हमने अचीव किया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 100 गीगावाट, ऑप्शन बी है 150 गीगावाट, ऑप्शन सी है 200 गीगावाट और ऑप्शन डी है 250 गीगावाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 200 गीगावाट। हमने हिस्ट्री में सबसे पहली बार 200 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव की है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की। अब आप जानते हो कि अपना टारगेट जो है वो 2030 तक के 500 गीगावाट का है, उसमें से 200 गीगावाट हम लोगों ने लास्ट वीक अचीव कर ली है दोस्तों। तो चलिए अब इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, ये थोड़े फैक्चुअल है पर आप इनको याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में आजकल फैक्चुअल डेटा भी पूछा जा रहा है, थोड़ा कॉन्क्रीट वे से भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पावर ऑफ इंडियाज फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। मतलब हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें जो सोलर पावर है उसका कितना परसेंट है। अभी हमने देखा कि भाई हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 200 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसमें से सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40% और ऑप्शन डी है 42.7%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 42.7%। तो दोस्तों अभी आप याद रखोगे कि इंडिया में जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें नंबर 1 जो है वो है सोलर पावर, और उसका परसेंट कितना है? तो उसका परसेंट है 42.7%। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाई सेकंड वाला कौन सा है? तो सेकंड वाला आप याद रखोगे दोस्तों, सेकंड है विंड। 2022 तक के विंड हमारा नंबर 1 सोर्स होता था, पर 2022 के बाद से यानी 23 और 24 से सोलर एनर्जी हमारा नंबर 1 सोर्स है और विंड एनर्जी हमारा नंबर 2 सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी में। अब चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन आया था सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम का भी नाम आया था, तो चलिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ये स्कीम बहुत पुरानी है पर ये टॉपिक से कनेक्टेड है और न्यूज़पेपर में ये आया था करंट अफेयर में करके, चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि टू प्रोवाइड ओनली एनर्जी सिक्योरिटी टू फार्मर। पीएम कुसुम स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है कि सिर्फ किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन, टू प्रोवाइड ओनली वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर, कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ फार्मर्स को जल सुरक्षा प्रोवाइड करना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, टू प्रोवाइड एनर्जी वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर, इनहांस द इनकम एंड डीजलाइज द फार्म सेक्टर एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब दोस्तों किसानों को ऊर्जा भी प्रदान करना, जल सुरक्षा भी प्रदान करना, उसके साथ दोस्तों डीजल का यूज़ कम करना और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना। फिर है दोस्तों चौथा ऑप्शन। अभी चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों वो चौथा ऑप्शन है टू प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर, टू प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर। अब दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है इनको अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्कीम किस लिए थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि भाई फार्मर्स को तो वाटर और एनर्जी प्रोवाइड ही करना है, साथ ही डीजल का यूज़ भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कम करना है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को काम करेगा। तो दोस्तों इस स्कीम में था क्या एक्चुअली?
तो दोस्तों ये जो स्कीम है, इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जो भी सोलर पंप हम लोग खेतों में लगाएंगे, जो इरिगेशन के लिए जो पंप यूज़ किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं या डीजल पर चलते हैं, उनकी जगह हम लोग ऐसे सोलर पैनल वाले पंप फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। और उसमें भी दोस्तों सब्सिडी कितनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा 60% सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 40% कॉस्ट जो है वो फार्मर्स को बियर करनी है। और गवर्नमेंट ने इसका टारगेट इनिशियली रखा था कि भाई हमें 1 लाख सोलर पंप फार्मर्स को बांटने पर, ये टारगेट जो है वो एक्सटेंड होते जा रहा है। तो दोस्तों ये पीएम कुसुम स्कीम में से ये जो क्वेश्चन जो आया था, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, कि भाई जब सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो डीजल का भी यूज़ कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन बढ़ जाएगा, वो भी ग्रीन एनर्जी का, जिससे फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा और उनको एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। अब दोस्तों इतना सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया पीएम कुसुम के बारे में, तो फिर हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई व्हाट डज पीएम कुसुम स्टैंड फॉर, पीएम कुसुम का आप फुल फॉर्म बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर तो इसको पता होगा आई होप, पर चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर गेस करते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका पहला। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान कार्यक्रम। देन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। फिर उसके बाद है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, महाअभियान। ये जो है ना कुसुम, उसमें से एम जो है ये महाअभियान के लिए स्टैंड करता है। देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन एकदम क्लोज थे, इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो आपको चेंज मिलेगा, वो है भाई महाअभियान, फिर है कार्यक्रम, फिर है योजना और फिर है अभियान। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो एम महाअभियान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एम फॉर महाअभियान। तो चलिए दोस्तों और एक इसी टॉपिक पर क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे टीबी से रिलेटेड, तो चलिए पढ़ लेते हैं। थोड़े से बेसिक साइंस वाले भी फैक्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड हाउ डज इट स्प्रेड। दोस्तों टीबी का कॉज क्या है और ये फैलता कैसे है। अब पहला ऑप्शन है दोस्तों कॉज बाय द वायरस एंड स्प्रेड थ्रू टच, वायरस के वजह से होता है और टच करने से फैलता है। फिर एक कॉज बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ स्नीज और स्पिट, और ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और जब आप किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हो जिसको टीबी हुई है, तो अगर वो खांसता है या आप उसको टच करते हो या उसकी थूक जो है उसमें से ये फैल सकता है। ऑप्शन सी है दोस्तों कॉज बाय फंगस, फंगस के वजह से होता है और वाटर के से स्प्रेड होता है। कॉज बाय द पैरासाइट एंड स्प्रेड थ्रू फूड, पैरासाइट के वजह से होता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट से होता है वैसे पैरासाइट के थ्रू होता है और खाने के थ्रू फैलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को क्लिक हो ही चुका होगा, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसमें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टीबी जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, ना कि वायरस पैरासाइट या फंगस। टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद हो चुका होगा कि भाई उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये फैलता कैसे है, तो भाई ये आप अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओगे तो अगर वो खांसता भी है, स्नीज भी करता है या उसकी स्पीड भी जो है उसके थ्रू एयर टू एयर ये स्प्रेड हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी से ही रिलेटेड है भाई, कि सिंपल वाला क्वेश्चन है, बेसिक साइंस का है, आप सबको याद ही होगा कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट टीबी। टीबी के खिलाफ जो वैक्सीन दी जाती है, टीका जो दिया जाता है, उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बीसीजी बैसिलस कैलामेटिग्यूरिन, दूसरा है टीबीवी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन, तीसरा ऑप्शन है टीबीसी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वैक्सीन, चौथा ऑप्शन है दोस्तों टीएसवी ट्यूबरकुलोसिस सीरम वैक्सीन। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को जानते ही हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑब्वियसली ऑप्शन 1 बीसीजी, इसे कोई नहीं भूलेगा भाई, सबको ये याद रहेगा बीसीजी। और बीसीजी का फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रख लीजिए, बैसिलस कैलामेटिग्यूरिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला है, व्हाट इज अ बैटक्यूलाइन यूज्ड फॉर। अब ये जो बैटक्यूलाइन नाम की जो मेडिसिन है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो भाई ये किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे है कि भाई ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ड्रग सेंसिटिव टीबी,
लैटेंट टीबी इन्फेक्शन, एक्टिव टीबी डिसीज। तो दोस्तों एक तो चीज़ समझ में आ गई क्योंकि भाई ये बैटक्विलाइन जो है इसे यूज़ किया जाता है टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। अब कौन सी टीबी की ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसे यूज़ किया जाता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। अभी आप इसको याद रखोगे कि भाई ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कब होती है? जब कोई पर्सन टीबी की मेडिसिन ले रहा होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए कि भाई उसने 2 महीने मेडिसिन ली और उसके बाद मेडिसिन लेना बंद कर दिया, तो उस पर्सन को जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और उस पर्सन को जो नेक्स्ट टीबी जो होती है, जो बहुत ही डेडली होती है और जिसको ट्रीट करना बहुत टफ होता है, उसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। और इसी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट के लिए बैटक्विलाइन ये एकदम फ्रंट एंड वाली मेडिसिन है, उसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर में आया था कि भाई व्हाट इज सिलिकोसिस। अब ये मैंने मेरे चैनल पे भी आर्टिकल में इसको शेयर किया था कि भाई सिलिकोसिस क्या होता है। अब वहाँ पे उसमें एक आर्टिकल आया था कि जो क्या बोल सकते हैं उन्हें कि जो हज़ार्ड्स होते हैं, ओके, जो लोग जॉब करते हैं पर्टिकुलरली कहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, या मान लीजिए कोई रिफाइनरी में या रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्हें जो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड जो होते हैं कि भाई तुम्हारे ऑक्यूपेशन के वजह से तुम्हें सर्टन टाइप की डिसीजेस हो सकती है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था। तो वैसे ही दोस्तों एक डिसीज़ है सिलिकोसिस। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री मान लीजिए या माइनिंग इंडस्ट्री मान लीजिए, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को ये डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू देयर प्रोफेशन, वो जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके वजह से। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस पढ़िए। तो इसका पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिसीज दैट कॉज अ हार्डनिंग ऑफ लंग्स। भाई रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, श्वसन रोग है, जिसके वजह से लंग्स जो है वो एकदम हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। सेकंड है रेस्पिरेटरी डिसीज दैट कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ लंग्स। ये भी एक श्वसन रोग है जिसमें हमारी लंग्स जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है नॉन रेस्पिरेटरी डिसीज दैट कॉज हार्डनिंग ऑफ लंग। ये श्वसन वाली बीमारी तो नहीं है, श्वसन के वजह से तो होती नहीं है, पर जिसके वजह से आपके लंग्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों नॉन रेस्पिरेटरी डिसीज दैट कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ लंग्स। ये श्वसन रोग नहीं है, श्वसन के वजह से नहीं होता है, पर भाई इसके वजह से आपकी जो लंग्स है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, श्वसन के वजह से होती है। जो सीमेंट इंडस्ट्री या माइनिंग में जो लोग जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल डस्ट उनके लंग्स में जाती रहती है, जिसके वजह से उनकी लंग्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद हार्ड हो जाती है। अगर ज़्यादा डस्ट को एक्सपोजर रहे तो उनको लंग्स जो है वो हार्ड हो जाती है, जिसके वजह से उन्हें श्वसन लेने में प्रॉब्लम होती है। अब ये जो डिसीज़ है इसी डिसीज़ को बोलते हैं दोस्तों सिलिकोसिस, क्योंकि इसमें सिलिकॉन के जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं वो आपकी लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 सिलिकोसिस। तो दोस्तों ये पूरे वीक का करंट अफेयर था जो मैं आपके लिए लेकर आया था। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। और दोस्तों एक बात को जानिए, इस वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसी के साथ दोस्तों आप अपने सजेशंस भी लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये सीरीज़ मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट की है। तो आप सजेशंस लिखिए, उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करेंगे, या बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके सजेशंस के हिसाब से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो मेरे लिए इनपुट का काम करेंगी, मोटिवेशन का काम करेंगी, और उसी के भरोसे ये सीरीज़ जो है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से चलाएंगे, उसको फ्रूटफुल बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तो दोस्तों आज हमने जो भी जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसकी जो PDF फाइल जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल प्रफुल के _Science and Tech पर मिल जाएगी। सो दोस्तों कमेंट कीजिए, सजेशंस बताइए, इम्प्रूवमेंट बताइए, और लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिए। सो थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।